हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का इतिहास, अध्याय 7। 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है 3 पार्ट में उसको करे। बहुत लेंदी था, वो बहुत लंबा था चैप्टर, इसलिए तो हमने 3 पार्ट में उसको करे। ठीक है, तो आज जो है हम 7वां अध्याय पढ़े, राज्य से साम्राज्य। यानी कि अब हम पढ़ेंगे राज्य कैसे आया, फिर साम्राज्य कैसे बने, साम्राज्य क्या था, कैसे निर्माण हो गया, कैसे हर चीज़ बना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। रोशन के रुपए के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, एक ऐसी स्टूडेंट है रोशन, और वो क्या कह रही है उसके बारे में, उसको कुछ बातें सुन लेते हैं। ठीक है, तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से जो है कड़क नोट मिले। ठीक है, अच्छा सा उसको नोट मिला, कड़क सा। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था। उस एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था, और बाईं तरफ जो है छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? ठीक है, हमारे पैसों पे ये होते हैं। तो ये तो बच्चे थी, तो इसने जब ऐसा देखा तो इसने ये सब सोचा। ठीक है, कुछ इस तरह का आपने देखा होगा, पैसे पे, नोट्स पे हमारे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है, इसकी ये क्या, किस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, चलिए। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए गए हैं। हम जिन शेरों से चित्रित रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। ठीक है, जो हम पैसे पे देखते हैं ना कि शेर बना हुआ है, तो इसका जो है एक बहुत लंबा इतिहास है। तो आज जो है हम उस इतिहास को देखेंगे। ठीक है, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर, यानी कि खंभे पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने जो है अध्याय 6 में पढ़ा था, हमने सारनाथ के बारे में पढ़ा था ना, तो वही चीज़ है। तो आगे देखते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके ऊपर लिखा भी गया है और बनाया भी गया है स्तंभों के ऊपर, किसके? अशोक के निर्देश के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस समय इतिहास के जो महानतम राजाओं में से एक था अशोक, उसी के निर्देश के अनुसार ये जो है स्तंभों पे अभिलेख और स्तंभों और पत्थरों पर जो है अभिलेख उत्कीर्ण, यानी कि उसको ऊपर उभारते थे। ठीक है, इसको ऊपर उभारे गए थे। इसके पहले जो है, पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में जानेंगे कि इस पर लिखा क्यों जाता है, क्या लिखा है। ये जानने से पहले ये जानते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहते हैं। ठीक है, जब अशोक का राज्य था तो उसे साम्राज्य क्यों कहते थे, वो जान लेते हैं। ठीक है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। कब की थी? 2300 साल पहले की थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि अशोक है, ये लाइन समझ में आया आपको? नहीं, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, यानी जिस साम्राज्य का जिस पे वो शासन कर रहा है साम्राज्य पर, तो उसकी स्थापना जो है उसके दादा ने क्या था। दादा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कितने? अभी से 2300 साल पहले। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किसने क्या था? चाणक्य। आपने इसके बारे में सीरियल्स में भी इसका बना था, ये अशोक के बारे में आपने शायद देखा हो, तब आपको मालूम हो, चाणक्य सुना होगा। तो चाणक्य था, और
कौटिल्य था। तो इन दोनों ये बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। बहुत सारे विचार थे चाणक्य के, ठीक है, उसका नाम हमने पढ़ा है, अर्थशास्त्र में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में क्या था, बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। मानचित्र में अभी हम देखेंगे उसके से काले बिंदु से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ये जो है बहुत प्रमुख थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ठीक है, ये जो है प्रमुख राजधानी थी। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। क्या था, ये जो है उत्तर पश्चिम का जो है ये आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। कहाँ से, उत्तरी भारत से, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता था हमारा उज्जैन। तो शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ठीक है। तो नगरों में कौन रहते थे, व्यापारी रहते थे, सरकारी रहते थे और अधिकारी और फिर शिल्पकार, ये सब जो है नगर में रहते थे, ठीक है, ये कहा गया। अगर हम देख लेते हैं कहाँ पे है, देखो काले बिंदु से डॉट किया गया, तक्षशिला ये रहा हमारा तक्षशिला, ये है पाटलिपुत्र और ये है उज्जैन। देखो उत्तर से दक्षिण की ओर के रास्ते में आते समय ये उज्जैन आता है रास्ते में, ठीक है। और क्या है हमारा, ये है महत्वपूर्ण नगर, ये अभी लिखोगे ये क्या है, ये महत्वपूर्ण नगर है जितने भी काले डॉट से दिखाया गया है। और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, यानी कि जो लाल से दिखाया गया है वहाँ पे अभिलेखों से जो प्राप्त स्थल है वो है, ठीक है, लाल जितने भी दिख रहे हैं। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। क्या था, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में, साम्राज्य का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था वहाँ पे क्या था, किसान और पशुपालक ये जो है गांव बसे हुए थे, ठीक है। जो किसान करते थे, खेती करते थे, किसान थे, और पशुपालक जो पशुओं को पालते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत है, यानी कि भारत का जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे क्या रहते थे, ज़्यादातर हिस्सा जो जंगल से भरा हुआ था, ठीक है। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। क्या करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे और जानवरों को शिकार करके जो है अपने जीवन जो है चलाते थे, खा पी के जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, यानी कि साम्राज्य में क्या था, सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कोई एक ही भाषा पे एक ही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, सब जो है वहाँ पे अलग अलग बोलते थे, ठीक है। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे, यानी कि उनका जो है सब कुछ अलग ही था। साम्राज्य में सब रह रहे थे लेकिन सबका जो है बोलचाल, खाना पीना, पहनावा, हर चीज़ जो है अलग अलग था। ये शायद बोला गया है ऐसा, ठीक है। ये हमने साम्राज्य के बारे में जाना, उन वहाँ पे लोग कैसे रहते थे उनके बारे में जाना, ठीक है। अब वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, वंश क्या होता है, ठीक है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, यानी एक ही परिवार का कई सदस्य, यानी बहुत सारे एक जिससे होता है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसी तरह का एक ही परिवार का कई सदस्य क्या करते हैं, जो है एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही जो है वंश कहा जाता है। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से, मौर्य वंश में 3 जो है महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य साम्राज्य याद रखना, ये मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो पहला था चंद्रगुप्त, जो किसका है, दादा है ये अशोक का। उसका बाद है उसका बेटा बिंदुसार, यानी कि अशोक का पिता बिंदुसार है, और फिर हुआ बिंदुसार का पुत्र यानी कि अशोक, ठीक है। तो ये जो तीनों है याद रखना है। दादा जो है चंद्रगुप्त मौर्य, वो दादा है।
बिंदुसार मौर्य ये इसका पिता है, और अशोक जो है ये हमारा इसका बेटा हुआ। ठीक है, तो 3 जो है इसका वंश चल रहा है, इस तरह होता था। वंशज इसे ही बोलते थे जो चलता आ रहा है। तो लगेगा ये भी देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। यानी कि ये जो हमारा इंडिया इसमें मैप में दिखाया गया है, जितना भी रेड से डॉट किया गया, ये हमारे साम्राज्य के अंदर आता था, यानी कि हमारे मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। ठीक है, इसे लेके कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपको बताना है कौन सा भीतर है कौन सा बाहर है। ठीक है, कौन से राज्य बाहर है कौन से भीतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। यानी जो राज्य है वो राज्य भी वही होता है साम्राज्य भी होता है, तो भिन्न कैसे होता है वो देखते हैं। दो है पॉइंट हमारे। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखना है। 2 पॉइंट हमारे क्या है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य जो है राज्य से बड़ा होता है। राज्य सिर्फ एक राज्य होता है, लेकिन जो साम्राज्य होता है कई राज्यों को मिल करके, कई राज्यों का मिल करके जो है एक साम्राज्य बनाता है। ठीक है, तो बड़ा होता है साम्राज्य, और उनकी रक्षा के लिए जो है बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनकी रक्षा के लिए क्या होता है, एक बड़ी सैनिक चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी सैनिक होगी तो कोई भी मार के भगा देगा, है ना। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसलिए जो है जो सम्राट होते थे तो राजा की तुलना में, राज्य पे सिर्फ एक राजा हुकूमत करता है, लेकिन जो साम्राज्य होता है एक वहाँ पे जो है सम्राटों का राज चलता है। नहीं एक बहुत शक्तिशाली जो है सम्राट होता है, तो उसको क्या होता है राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई रक्षा करनी होगी तो संसाधन में हथियार ज़्यादा चाहिए, है ना, गोले बारूद तोप ज़्यादा चाहिए उनको जो है पूरा राज्य पूरा बोलो तो कई राज्यों की रक्षा करनी है, लेकिन राजा को क्या करनी होती है, सिर्फ एक राज्य की रक्षा करनी होती है। इसको हम कल से जो है संसाधन जो कम चाहिए होता है राजाओं को। तो दूसरा कारण है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें क्या होता है, बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है, यानी कि कर जो इकट्ठा करते हैं उनके जो है अधिकारी की ज़रूरत होती है। ठीक है, बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले जो है अधिकारी हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये था हमारा राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसका पॉइंट था। ठीक है, यही आपका मेन है, जो पहला जो है आपका ये मेन है, इसके बारे में ही आप लिखिए। फिर साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन यानी कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होती है, वहाँ पे हर चीज़ कैसे होता है वो चीज़ देखते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य जो है बहुत ही बड़ा था, क्योंकि बहुत सारे जो है राज्य उसमें शामिल थे। आपने देखा मैप में, आप देखो जितना भी रेड आपको डाउट नज़र आ रहा है ना, डॉट डॉट, ये सारे जो है मौर्य साम्राज्य का ही था। ये पूरा जितना आप देख रहे हो रेड रेड है ना, ये सारा जो है मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा था, इसके पूरे अंडर में था। तो ये तो है बहुत बड़ा था ये। ठीक है, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से इसे शासन किया जाता था। सब पे क्या करते थे, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। नहीं कि सबकी जगह पे हर जगह का कॉमन सी बात है कि हर जगह का यहाँ की भाषा भी अलग होगी, यहाँ की रहने के तरीके भी अलग होंगे, और वहाँ के कपड़े भी अलग होंगे बिल्कुल, क्योंकि देखो कितना फैला हुआ, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक जो है पाकिस्तान में भी उधर फैला हुआ है। तो वही सब है। तो उनका जो है इतना बड़ा लंबा चौड़ा शासन था, इतने पे शासन करता था वो। तो इस तरह से क्या था, वो बहुत ही जो बड़ा था, और अलग अलग हिस्सों पे क्या करते थे, जहाँ जाते थे वहीं का वहाँ के रीति रिवाज किस तरह थे उस तरह से वहाँ पे जा कर के शासन करते थे। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र और उसके जो आसपास का इलाका था, पाटलिपुत्र, चलो इस पर मैप में देखते हैं। पाटलिपुत्र हमारा कहाँ है, ये देखो हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र है, ये जो आसपास का इलाका है इस पर जो है उनका नियंत्रण था, यानी कि अपने हाथों में उन्होंने ले रखा था। ठीक है, ये जितना भी इधर आलन है, जितना भी रेड रेड था, इन्होंने ये अपने ये जो है पूरा अंडर में ले रखा था, इसका नियंत्रण में था पाटलिपुत्र और उसके आसपास का इलाका। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके की
गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी कि नियुक्ति यानी होता है 10 लोगों में से एक को चुनना, 2 को चुनना, ऐसे होता है। नियुक्ति करता था कि ये जाके चुनेगा, कर वसूलेगा। इस तरह से, क्योंकि उनको इनका पूरा नियंत्रण में था, तो वो क्या करते थे, नियंत्रण में था। इसका मतलब क्या था वहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में गांव और शहर के किसानों, गांव और शहर का जो भी किसान है, पशुपालक है, शिल्पकार है और व्यापारी है, तो व्यापारियों से क्या करेगा, इन सब से जो है कर इकट्ठा करने के लिए राजा जो है अधिकारी की नियुक्ति करता है कि ये मतलब उनका जो है एक नियुक्ति करता था, चुनता था कि ये चीज़ ये कर वसूलेगा। और फिर जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, यानी कि जो उनके राजा की बात को नहीं मानता था, तो अधिकारी उसको जो है सजा भी देते थे। जिसको अधिकारी एक नियुक्ति करते थे, जिसको चुनते थे 10 में से एक को कि तुम इसको इस तरह से कर वसूलना है, अगर वो उसकी बात को नहीं मानता था, कोई अधिकारी की बात को नहीं मानेगा, तो अधिकारी को जो क्या था, सजा भी देते थे। अधिकारी उनको यानी कि जनता को सजा भी देते थे। ठीक है, तो इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, कुछ को पैसे देते थे। और संदेश वाहक होता है जो कुछ संदेश मिला, कुछ छोटा मोटा सा एक किसी ने आके कुछ बातें जानकारी मिली बातों की, फिर वो जाकर के राजा को बताते थे, या एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे ये। ठीक है, जो संदेश वाहक होते थे, क्योंकि उन्हें संदेश इधर से इधर पहुंचाना होता था पहले, क्योंकि मोबाइल या फिर लिखने का किसी को इतना वो था नहीं, आता नहीं था, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उसमें क्या होता था, किसी को जैसे कि एक लगा देते थे, जैसे घर में काम करने वाले होते हैं उसी तरह के ये संदेश वाहक होते हैं। तो किसी को इसको बोलते थे कि तुम जाके उसको ये बोल दो, तो 2 रुपये 5 रुपये लेते थे और वो जाकर के उसको वो चीज़ सारी बातें जो है बताते थे। इस तरह से होता था। ठीक है, तो संदेश वाहक जो एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे। और राजा के जासूस जो होते थे अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी अधिकारी जो होते थे राजा के, जिसको कर वसूलने के लिए बनाए गए थे, तो उन पे जो है नज़र भी रखते थे। ठीक है, उसके क्रियाकलाप यानी किस तरह से वो काम कर रहा है, उसके क्रियाकलाप पे जो है पूरा वो नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था। फिर इन सब के ऊपर कौन था, सम्राट था, जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। किसकी सहायता से, ये चीज आएगा, सम्राट किसकी सहायता से सब पे नजर रखता था, तो है वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से। ठीक है, सबके सबसे ज्यादा तो सबके ऊपर तो है सम्राट होता था। तो सम्राट कैसे नजर रखता था पूरे वहाँ पूरे राज्य पे, तो वो जो है वरिष्ठ जो मंत्री होते थे, मंत्री की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मंत्री को हर चीज की जानकारी होती थी, तो वो जो है सम्राट को पता चलता था, वो सब कुछ जो है अपने हाथ में लेके नियंत्रण पे रखता था। ठीक है, इस तरह से होता था। चलो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। ठीक है, छोटे छोटे जो है क्षेत्र थे, प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। ये जो प्रांत बोले तो राजधानी, तो ये जो तक्षशिला है और उज्जैन है, यहाँ के जो ये जो राजधानी हमारी, तो इससे क्या करते थे, शासन किया जाता था। राजधानियों से, इन सब राजधानियों से छोटे छोटे जो गांव होते थे, ठीक है, तो जो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे उन पर जो है वो शासन किया जाता था। ठीक है, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक बोले तो यानी कि पाटलिपुत्र जो है इन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखा जाता था कि इन सबको भी आसपास का सारे एरिया पे नियंत्रण था ही, तो कुछ हद तक जो है पाटलिपुत्र पर भी नियंत्रण रखते थे। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर राज्यपाल को ही बुलाता है, बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, कुछ को क्या होता था, अक्सर जो है राजकुमार को क्या करते थे, एक राज्यपाल बना करके वहाँ पे भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी कि ऐसा देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे नियम कानून को माना गया है,
लेकिन वहाँ पे क्या होता था, राजा से भी, राजा का हुक्म चलता था, राजा को उस तरह से बनाया गया था कि वो अच्छे से इस हर जगह को नियंत्रण कर सके, हर चीज़ को एक अंडर में रखा गया था। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब लगता है कि एक नियम बनाए वो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ऐसा देख के लगता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक परंपरा होगी, नियम बनाया गया होगा, तो उस नियम को सब फॉलो करते होंगे, ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। ठीक है, उसके बीच क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र है। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य शासन क्या होते थे, इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों, यानी कि मौर्य शासन जो है, यानी जहाँ से रास्ते से आते जाते हैं, और नदी, इन दोनों पे भी नियंत्रण रखने की कोशिश करती थी, जो कि आवागमन यानी कि जो आने जाने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। यहाँ पे इनको क्या मिलता था, कर मिलते थे, और भेंट भी कोई कोई देता था जो बाहर से लोग आते होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और किसके लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो हमारा दक्षिण भारत है वो सोने और कंबल पत्थरों के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, यानी कि आंखों के सामने ही इसको, और देखने के लिए बोले तो इसको इकट्ठा किया जाता था, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। लास्ट में क्या था, जंगल का इलाका आता था। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक जो है स्वतंत्र थे, यानी कि वहाँ का लोग जो है बिल्कुल स्वतंत्र था, किसी का कोई हुकूमत नहीं है ना। तो उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि शहद और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। मौर्य साम्राज्य क्या चाहता था कि वो सब जो है हमें, ये लकड़ी जो है, जंगल में वो रहते थे तो उनको जो है वो स्वतंत्र थे बिल्कुल, तो उनसे यही आशा रखते थे कि तुम जो है मुझे हाथी, लकड़ी और जो है मधु और मोम जो है तुम मुझे ला कर दो, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब पता नहीं ला के देते थे कि नहीं। चलो नजराना, और ये इसके नजराना क्या था वो पढ़ लेते हैं एक बार। चलो, इस बॉक्स को छोड़ नहीं सकते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नजराना का मतलब है जहाँ कर, यानी कि जहाँ कर वसूलते हैं, टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना का मतलब वही नज़र रखना, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ, जहाँ पे कर वसूलते थे उसको अनियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। सॉरी फ्रेंड्स। तो ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रांतः ऐसे लोगों से किए जाते थे जो स्वेच्छता से इसे देते थे, यानी कि जो अच्छे से उसको दे देते थे। ठीक है, यानी को नजर रखते थे कि किसने कर दिया, किसने नहीं दिया, कितना दिया, ये सब का नजर रखना, इसे बोलते थे नजराना। राजधानी के सम्राट, ये पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा, यानी पश्चिम एशिया का यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, एक राजदूत होता है जो इधर से इधर आकर के संदेश को भी पहुंचाता है, राजदूत उसको बोलते हैं। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। ठीक है, जो मैगस्थनीज था वो एक राजदूत था। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं।
वो किस तरह से विवरण देते थे, आखिर के कैसे बताते थे किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ विवरण का अंश यहाँ पे दे रखा है, पढ़ लेते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, जब सम्राट आते थे तो जनता के सामने आने के अवसरों, यानी जब भी जनता के सामने आता था तो उसका जो है शोभा यात्रा यानी बहुत ही अच्छे से उसको यात्रा मनाया जाता था। आने जाने का बैंड बाजे जश्न की तरह मनाते जब आता था वो गाँव में, तो उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सोने की पालकी में सम्राट को लेके जाते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार करते थे, यानी कि उनके जो अंगरक्षक होते थे, यानी कि उसके रक्षा करने के लिए जो अगल बगल में चलते थे, वो भी सोने और चांदी से मतलब जो है अलंकृत, यानी कि उसके हाथी के ऊपर लगे रहते थे और हाथियों पर सवार होके चलते थे। ठीक है, वो भी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से चलते थे। पहले तो इंडिया जो है बहुत अमीर था ना, तो और इतने हर जगह जो राज कर रहा है, तो इस तरह के अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन्हें पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। पेड़ को जो लेके जाते थे वो, तो उस पेड़ों के ऊपर क्या रहता था, तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट जो है सिर के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ठीक है, हथियारबंद जो महिलाएं होती हैं उनसे घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, अलग अलग कमरे में भी वो सोते थे। आज अलग में सोए तो दूसरे में अलग में सोए, इस तरह। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में जो है, पाटलिपुत्र को भी पहले आधुनिक अब जो है उसको पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्र को, जिसके उन्होंने उनको पहले बताया था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के बारे में यहाँ पे बताया। अब चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पढ़ लिया हमने किस तरह से ये बताया इन्होंने सम्राट को लेकर के, जब वो कहीं बाहर जाता था किस तरह से करते थे, जश्न मनाते थे। जिस गांव में जाता था वहाँ पे उसके सोने चांदी से बिल्कुल सोने की पालकी में जाता था, और जो हाथी पे जो जाता था वो भी अंगरक्षक, वो भी अच्छे से सोने का देह पहन के हो जाता था। उसका एक पेड़ लेके जाता था जिसमें तोतों का झुंड होता था। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जो उसके चारों तरफ जो सम्राट है उसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाता था सिर का, और वहाँ पे जो है वो एक कमरे में नहीं सोता था। खाना भी वो पहले कोई चखता था खाने को, उसके बाद जो है वो खाता था, क्योंकि वो बहुत बोले तो इतने सारे राज्यों का वो सम्राट था, तो उसको जो है मारने के लिए बहुत ही लोग लगे हुए थे। तो इस तरह से उसकी जो है रक्षा करते थे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पाटलिपुत्र के बारे में, फिर जो है हम अगले जो है पाठ में पढ़ेंगे। ये भी लेसन काफ़ी लंबा है। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं क्या है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र जो है, जो पटना बोलते हैं आज के समय में, वो उसके बारे में पढ़ रहे थे। बहुत विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। ये किससे बना है? पाटलिपुत्र जो है एक बहुत ही विशाल है, खूबसूरत नगर है, जो है एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है ये। ठीक है, जिसमें कितने हैं, 570 बुर्ज है और 64 द्वार है, यानी कि 64 गेट है, और बुर्ज है हमारा 570। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। किससे बने हैं? लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्योगों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, यानी कि चारों तरफ जो है चिड़ियों बिल्कुल लगा हुआ था, चिड़िया का घर बना हुआ है। तो इस तरह पाटलिपुत्र में इस तरह से था ये पाटलिपुत्र के बारे में कुछ चीज़ें। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? बताओ ये रीज़न क्या है? क्योंकि खाने में कई बार हो सकता है कि जो दुश्मन हो
वो क्या करे, जहर मिला सकता है, कुछ भी विष डाल सकता है। इसलिए पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न है वो बताना है। पाटलिपुत्र के बारे में हमने ये पढ़ा अभी, ठीक है, और आपको मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में भी पढ़ाया है, तो कैसे भिन्न है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अशोक एक अनोखा सम्राट, ये जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, क्योंकि लेसन फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाओ, ओके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हम जो कमेंट ज़रूर करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ओके।